नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक सवाल आप खुद से पूछिएगा कि आप स्लम झुग्गियों को कैसे देखते हैं। ये स्लम जिन्हें आप हिंदी में झुग्गियां कहते हैं, इनका नाम आते ही आपके जहन में क्या क्या तस्वीरें उभरती हैं। इस सवाल से पहले एक और सवाल पूछिएगा कि आप कौन हैं। इस सवाल का जवाब मिलते ही आपको पहले सवाल का जवाब मिलने लगेगा कि आप स्लम को कैसे देखते हैं। एक गरीब और साधारण कमाने खाने वाला स्लम को कैसे देखता है, एक अमीर या मिडिल क्लास का आदमी स्लम को कैसे देखता है। अगर आप साधारण व्यक्ति हैं तो आपको ये झुग्गियां इस दुनिया में किसी तरह से जीने की जगह लगेंगी। शहर को तरह तरह की सेवाएं देने वाले लोगों की बस्ती है ये। साफ पीने का पानी नहीं है, शौच के लिए तमाम तकलीफें हैं। इसके बाद भी यहाँ लाखों लोगों के घर हैं। 5 से लेकर 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। बेतरतीब बनी ये झुग्गियां अक्सर लोगों को गंदगी नजर आती हैं। यही वे झुग्गियां हैं जो दिल्ली या मुंबई को सिंगापुर, शंघाई नहीं बनने देती हैं। उन्हें लगता है इन वैध झुग्गियों में अर्थव्यवस्था की चमक का राज है। सस्ते मजदूर ही नहीं, यहां से सस्ता माल भी बनकर तैयार होता है, जिससे हमारा उद्योग और कारोबार जगत फलता फूलता है। अगर आप अमीर हैं, मध्यम वर्ग के हैं, तो आपको यह लगना ही चाहिए कि ये स्लम यानी झुग्गियां शहर को गंदा करती हैं, शहर की खूबसूरती बिगाड़ देती हैं। लेकिन इससे पहले आप इस बात का भरोसा कर लीजिएगा कि क्या साधन संपन्न लोग अतिक्रमण नहीं करते हैं, शहर को गंदा नहीं बनाते हैं। क्या वाकई उनके मकान लीगल ही होते हैं। गरीब तो मजबूरी में करता है, लेकिन अमीर लालच और ताकत के बल पर करता है। दिल्ली के किसी भी पॉश कहे जाने वाले मोहल्लों में आपको कई घर मिलेंगे जो एमसीडी और अन्य एजेंसियों को मोटा माल पहुंचाकर नियमों में इधर उधर से छेड़छाड़ कर बनाए गए होते हैं। मोहल्ले के पार्क के आसपास सड़क या पब्लिक स्पेस में अपनी कार खड़ी कर देने वाले भी रोज शहर का अतिक्रमण करते हैं और कारों की झुग्गियां बसाते हैं। दिल्ली में ही अमीर लोगों ने कुछ जगहों पर कब्जा किया और बाद में कुछ फाइन और रिश्वत ले देकर लीगल बना लिया। वो आजकल लीगल एक्सपर्ट भी हैं वहां रहने वाले कई लोग। ज्यादातर जगहों पर बालकनी को कमरे में बदल लेते हैं और राजनीतिक दल पर दबाव डालकर 1 मंजिल के ऊपर 2 मंजिल, फिर 2 मंजिल के ऊपर 3 मंजिल का मकान बनाने की छूट हासिल कर लेते हैं। नियम बदल दिए जाते हैं। पिछले दिनों मजदूर आंदोलन के संदर्भ में गुड़गांव गया था। वहां गांव के रसूखदार लोगों ने मजदूरों के लिए नरक तुल्य कमरे बनाए हैं। झुग्गियां सिर्फ गरीब नहीं बसाते, अमीर भी बसाते हैं गरीबों से कमाने के लिए। चेन्नई में आपने देखा होगा कि किस तरह से राजनीतिक शह वाले बिल्डरों ने कानून बदलवाकर उन जगहों का अतिक्रमण कर हाउसिंग सोसाइटी बनाया, जिसे प्रकृति ने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। नतीजा यह हुआ कि पूरा शहर बाढ़ में डूब गया। गरीब कहां रहेगा, इस सवाल का जवाब पहले आना चाहिए, बजाय इसके कि झुग्गी कब हटेगी। दिल्ली में डीडीए से आप पता कीजिए कि इस एजेंसी ने कितने घर एचआईजी और एमआईजी के लिए बनाए और कितने घर एलआईजी के लिए बनाए। एलआईजी के मकानों को गरीबों ने खरीदा या उसे भी अमीर या मिडिल क्लास के लोगों ने खरीदा। अब जाकर सरकारें कह रही हैं कि गरीबों को घर देंगे वो। अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र में लिखा है कि 5 साल में वो झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाकर देंगे। गुजरात में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था वहां की 50 लाख लोगों को घर बनाकर देंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2022 तक सबको घर देने का वादा कर रहे हैं। मिल जाएगा तो इन दोनों को मुबारकबाद का कार्ड जरूर भेजिएगा। शकूर बस्ती में जब 500 झुग्गियां तोड़ी गई तो राजनीति हो रही है। कम से कम इसी के बहाने गरीबों के घर को लेकर बहस का मौका आया है। आधी रात को अरविंद केजरीवाल का पहुंच जाना या देर से ही सही राहुल गांधी का पहुंच जाना, पहुंचने की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बयानी हमलों से क्या गरीबों के घर के जवाब मिलते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे से कहा है कि यह बहुत अमानवीय कार्रवाई थी। आपने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा, आपको लोगों की चिंता नहीं है। 23 दिसंबर 2014 को पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है जिसके अनुसार संसद ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज ब्रैकेट में स्पेशल प्रोविजंस अमेंडमेंट बिल पास किया है। यह एक्ट 2011 का था जिसकी वैधता को बढ़ाकर 2017 तक कर दिया गया है। इसके अनुसार 2006 से पहले के किसी भी अतिक्रमण या झुग्गी को हटाया नहीं जा सकता है। हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी ही होगी। फिर भी झुग्गियां दिल्ली में तोड़ी जा रही हैं। नोटिस की बात नहीं है, क्या पुनर्वास की व्यवस्था के बाद झुग्गियों को हटाया गया या हटाया जा रहा है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने 2012 में एक सर्वे किया था जिसके अनुसार दिल्ली में 6343 झुग्गियां हैं। झुग्गियां, नियमित कॉलोनी, अनियमित कॉलोनी, क्लस्टर, ये सब अलग अलग कैटेगरी हैं दिल्ली में।
90% झुग्गियां सार्वजनिक जमीन पर बनी है और इनमें से 28% झुग्गियां रेलवे की जमीन पर बनी है। 2011 में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने एक एक्शन प्लान बनाया कि 15 तक इस साल तक दिल्ली को झुग्गी मुक्त बना देंगे। इसके एक्ट में लिखा हुआ है कि बोर्ड पहले सरकार से सलाह मशविरा कर झुग्गी झोपड़ी को दूसरी जगहों पर बसाएगा। 2015 तो बीत रहा है, क्या दिल्ली झुग्गियों से मुक्त हुई? मुक्त होने का क्या मतलब है? झुग्गियों को नियमित करना या उन्हें हटाकर कहीं और बसाना? इस बीच दिल्ली सहित देश के कई शहरों में झुग्गियों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। पिछले साल नवंबर महीने में दक्षिण दिल्ली की रंगपुरी पहाड़ी में डिमोलिशन हुआ। 2000 लोग बेघर हो गए, 900 स्कूली बच्चे भी, उनका भी घर टूट गया। तब डीडीए के अधिकारियों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश दिखा दिया। इसी साल अगस्त में राजघाट की तरफ जाने वाले वीआईपी के काफिले का हवाला देकर रेलवे ने हाफिज नगर की झुग्गियों में नोटिस चिपका दिया। भैरव मार्ग के पास जनता कैंप में भी यही हुआ। दोनों जगहों पर 600 परिवार बेघर हो गए। जाहिर है शकूर बस्ती की यह घटना बड़े सवालों के जवाब मांग रही है। इन झुग्गियों को हटाकर पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है? अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसी दिल्ली में शकूर बस्ती की झुग्गियों से पहले रेलवे और डीडीए ने झुग्गियों का डिमोलिशन किया है। इस साल अगस्त में जब डीडीए ने मेहरौली में 40 झुग्गियों को तोड़ा, तब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को 3 पन्नों का पत्र लिखा कि डीडीए ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इन्हें तोड़ने से पहले पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार तब भी कथित रूप से एक बच्चे की मौत हुई थी। सवाल सिर्फ शकूर बस्ती की झुग्गियों का नहीं है, बाकी झुग्गियों के बारे में हमारी राजनीति और सरकारी एजेंसियां अंतिम फैसला बताएंगी। कब बताएंगी? ताकि लाखों लोगों को बेघर होने का रोज डर न सताए। संसद में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बयान दिया कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में 12 दिसंबर को शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से सटी कुछ झुग्गियों को हटाया गया है। इनके कारण नया पैसेंजर टर्मिनल बनने में दिक्कत आ रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी ट्रैक के किनारे सफाई न होने के कारण फाइन कर दिया था। इसी तरह के अतिक्रमण से ट्रैक पर कचरा फैल जाता है और लोग खुले में शौच करते हैं। बताइए, ये लाइन है उनके बयान में। 14 मार्च 2015 को नोटिस दिया गया था, 30 सितंबर को दिया गया, फिर 10 दिसंबर को दिया गया कि 12 दिसंबर को तोड़ देंगे। रेल मंत्री ने कहा कि दिन के वक्त झुग्गियों को तोड़ा गया है, ना कि आधी रात को, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो 12 दिसंबर के दिन सुबह 7:30 बजे ट्वीट किया था कि इतनी सर्दी में रेलवे वालों ने 500 झुग्गियों को तोड़ा है, भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा। क्या केजरीवाल ने डिमोलिशन से पहले ट्वीट कर दिया या रेल मंत्री ने कुछ और कहा? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1 दिसंबर को रेल मंत्री को एक पत्र लिखा था। कहा था कि वे रेल लाइनों के किनारे बस्तियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दें। उस पत्र में मुख्यमंत्री ने सेफ्टी जोन में बसे 6 जेजे क्लस्टर का मुद्दा उठाया था, जिनका मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने है। इस पत्र में यह भी लिखा है कि एमसीडी के स्लम एवं जेजे विंग को 8000 प्लॉट डीडीए को देने हैं, जिन्हें जेजे क्लस्टर वाले को दिया जाना है। राजनीतिक टकराव के बहाने कोई अपनी जमीन को बचाए रखना चाहता है, कोई फिर से हासिल करना चाहता है। बेहतर तरीका यही होगा कि सभी ये बताएं कि झुग्गियां क्यों हटाई जा रही हैं, क्या अब नहीं हटाई जाएंगी। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ गौतम भान साहब हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलोर में। झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और इन सब नीतियों को एक विषय के रूप में आप अध्ययन करते हैं, तो ये भी एक विषय है आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों के अलावा। दिलीप पांडे साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। जेपी अग्रवाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। विजय गोयल साहब हैं, सांसद बीजेपी के। दिलीप पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रेल मंत्री कह रहे हैं कि मार्च 2014 से इन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, मार्च के महीने से, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में भेजा गया है। ठीक है, इतना लंबा वक्त इन्होंने लिया। क्या इन चरणों पर कभी आपकी पार्टी को या आपकी सरकार को पता नहीं था कि रेल विभाग नोटिस भेज रहा है, इसके लिए कुछ करना है? रवीश जी, सही बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये झुग्गियां न टूटें और जो सर से छत है वो सरकार, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, इनके सर से छत न छीने। ये भगवान मुहैया कराता है, सरकारें नहीं मुहैया कराती हैं, तो वो गलती ये ना हो।
अब जब झुग्गियां टूटती है ना, हर बार ऐसा होता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे डीडीए हो चाहे रेलवे हो, वो हर बार 3-4 नोटिस की कॉपी को लेकर आए थे और कहते हैं ये देखिए हमने दिखा दिया था। हकीकत यह कि इन झुग्गियों में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको इन नोटिसों में लिखे हुए शब्दों का मतलब नहीं पता होता है। ये नोटिस उन तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये नोटिस तब जरूर दिख जाते हैं जब ये झुग्गियां टूट जाती हैं और क्यों तोड़ी गई इसका सवाल किया जाता है। तो ये अपने आप में एक तलिस्म है जिसका रहस्य सुलझाना अभी बाकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे चाहे नोटिस दे चाहे ना दे, जब झुग्गियां तोड़ी हैं सरकार तो को पता कानून था? का मैंने ये नहीं क्यों पूछा दिलीप किया, ये बड़ा साहब, प्रश्न दिलीप है। साहब, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या उन लोगों को पता था कि ऐसी कोई नोटिस आई है। मैं आपसे सहमत हो सकता हूं कि हो सकता है कि ऐसे नोटिस फाइल में हो लेकिन वहां ना लगाई गई हो, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। मैंने सवाल आपसे ये किया था कि क्या आपकी सरकार को पता था ये जो दिल्ली अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड है, क्या इसको पता था कि 3-3 नोटिस आए हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। बल्कि जिस दिन शनिवार को झुग्गियां तोड़ी गई तो सोर्सेस के हवाले से खबरें चल रही थी कि डूसिप को इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने जब बात करी रविवार के दिन तो रेलवे ने उनके सामने स्वीकार किया कि डूसिप को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जो सरासर दिल्ली स्पेशल जो एक्ट है उसका उल्लंघन है, जो 2014 में एनेक्ट हुआ था, ये उसका उल्लंघन है। डूसिप को ही नोडल एजेंसी बनाया गया था कि किसी भी तरह के सेटलमेंट की जब बात आएगी तब डूसिप को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। ये जो आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि जनवरी 2006 के पहले की झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, यह तय करने का भी अधिकार, सर्वेक्षण करने का भी अधिकार, ये सारे अधिकार डूसिप के पास हैं। अगर रेलवे को झुग्गियां तोड़नी है तो डूसिप को विश्वास में लेना सबसे जरूरी काम है, जो नहीं लिया गया और कानून का उल्लंघन किया गया है, एक्ट का उल्लंघन किया गया है। विजय गोयल साहब, क्या आप मुझे बताएंगे, दिलीप पांडे ने जो एक बात कही है कि जो डूसिप का जो वो नाम ले रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये दिल्ली अर्बन इंप्रूवमेंट बोर्ड है जिसका काम है कि झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास की व्यवस्था करे। क्या रेलवे ने इस बोर्ड को बताया था? क्योंकि इस बोर्ड के अधिकार के कानून एक्ट को आपकी ही संसद ने, आपकी पार्टी ने जो सरकार में केंद्र में इसे पास किया था, 2017 तक इसकी वैधता को बढ़ाया था। ठीक है, तो कानून आपको पता होना चाहिए, रेल मंत्री को भी पता होना चाहिए कि ये जो नोटिस भेजा जा रहा है, क्या दिल्ली अर्बन इंप्रूवमेंट बोर्ड को भेजा गया था ये नोटिस? रवीश, आप डिबेट किस चीज पर करना चाहते हैं? आप डिबेट अगर इस चीज पे करना चाहते हैं कि भाई झुग्गी झोंपड़ी रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, कि उनको अगर कहीं अगर उनको हटाना है तो उनको अल्टरनेटिव स्थान देना चाहिए, और इनके अंदर हालत क्या है, नरकीय हालत कैसी है, उसके बारे में चर्चा करनी है, या ये पर्टिकुलर केस में चर्चा करनी है? अगर आपको पर्टिकुलर केस में ईमानदारी से चर्चा करनी है तो एक बात समझिए जी, जिस भी झुग्गी झोंपड़ी के अंदर कभी भी डिमोलिशन होता है उसमें महीनों पहले ये पता लग जाता है। अगर वो गलत भी डिमोलिशन हो रहा होता है और सही भी डिमोलिशन हो रहा होता है, कानून के हिसाब से भी हो रहा होता है, बिना कानून के हिसाब से भी हो रहा होता है, पर महीनों पहले ये जानकारियां आ जाती हैं। इसी तरीके से यहां भी महीनों पहले जानकारी थी। मैं कोई रेलवे का प्रवक्ता नहीं हूं जो मुझे रेलवे का डिफेंड करना है, किंतु मुझे कहना है डूसिप का काम कुछ भी नहीं करती। आपको लगता होगा कि डिफेंड करने लायक काम कुछ भी नहीं करती। एक मिनट, नहीं, डिफेंड करने लायक और नहीं लायक की उसकी बात नहीं है, क्योंकि ये खेल नोटिसों का नहीं है। इसके अंदर सबको जानकारी होती है। अगर ये 11 बजे, अगर 12 बजे ये डिमोलिशन हो रहा है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रात के 11-12 बजे उसको करते हैं, तो 12 घंटे तक उनको सूचना नहीं मिले, और उनका एमएलए जो कि मंत्री भी हो, सतिंदर जैन भी हो, उसके इलाके का हो, और वो महीनों से ये भी कह रहा हो कि नहीं आप चिंता ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बावजूद ये हो जाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? मैंने तो नहीं कह रहा, आप ये बात मुझे कह रहे हैं। नहीं, मैं बात नहीं कह रहा। तो मैं ये कह रहा हूं मुख्यमंत्री को 12 घंटे बाद पता चला तो वो गए, उससे पहले हो जाना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं? तो मैं बात समझ नहीं रहा हूं। उससे पहले मैं ये कह रहा हूं 12 घंटे बाद राहुल गांधी गए। मेरा ये सवाल नहीं है कि कौन कब गया, मैं ये जानना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय ने, देखिए इसके पहले भी झुग्गियां यहां से तोड़ी जा रही हैं, दिल्ली में बार बार तोड़ी जा रही हैं। जब ये नियम बन गया है कि तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, तो बिना पुनर्वास के ये चोरी छुपे झुग्गियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? रवीश, आप बात को समझिए, बात को जी। आपने जो सारा विषय रखा है, उस रखने के बाद हमें आपके ही विषय का समर्थन करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने रखा है। किंतु आप विषय को समझने की कोशिश करो, जो मैं कह रहा हूं आपको जी। मेरे मुंह में मत शब्द डालो। उसका कारण क्या है? मैं ये कह रहा हूं सिर्फ राजनीति हो रही है। जो रात के 11 बजे कर रहा है SMS
कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। जो उसके बाद 1 बजे जा रहा है, वो राजनीति कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जब ये झुग्गियां 12 बजे टूट रही थी, तब ये नेता लोग कहां थे? और उसके अंदर जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, जो मंत्री है, कहां थे? वो वहां तोड़ने वाले तो आप लोग थे। मेरी बात नहीं समझ रहे, क्या कह रहे हैं? मेरी बात नहीं समझ रहे। आप क्या कह रहे हैं? तोड़ने वाले आप रवि जी, हैं। क्या आप क्या रेल समझ मंत्री का मैं विभाग तो है, पॉलिटिक्स आप नहीं कह कर रहे हो रहा। कहां थे? नहीं, देखिए सुनिए, तोड़ना बिल्कुल गलत है, किंतु मैं ये राजनीति नहीं कर रहा। मैं ट्वीट कर रहा हूं और मैं जाके कर रहा हूं। गलत है ना? मेरी पार्टी वाले वहां कंबल बांट रहे हैं, मेरी पार्टी वाले वहां टेंट लगा रहे हैं। मेरी पार्टी को जो करना है वो जेपी साहब, वो लोकल लोग कर रहे हैं जाके। मेरे पार्टी के 6 लोग बचाने के लिए खड़े थे, उनकी कौन सुनने वाला था? किंतु उनको पूछिए, रवीश, आप तो शुरू से मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। मतलब मैं आपको तो सीधी शुरू सी से बात दिल्ली पे एक बात पड़ा कह हुआ रहा था। हूं आप कि कहां लोग से इसमें विक्टिम हो नहीं गए? नहीं, आप समझिए बात को जी। मेरे को बात, मैं जो आपको एक बात सिंपल कह रहा जवाब हूं दीजिए कि भाई एमएलए सत्येंद्र पार्लियामेंट जैन जो मंत्री हैं, उनके इलाके में हो रहा है, वो क्या सो रहे थे उस समय? वो सवाल है, लोकल एमएलए क्या कर रहे थे जब आप टूट रही मेंबर थी? पार्लियामेंट हैं, कम से कम आप इतनी बहस हुई है, ये तो आपने वेंकैया नायडू जी से पूछा होगा। वो अच्छे मंत्री हैं, मैं नहीं कह रहा खराब मंत्री हैं। पूछा होगा ना कि रीसेटलमेंट को लेके क्या प्लान है, कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ केवल यही अनाउंसमेंट होगा कि 22 तक सबको घर दे देंगे? अब तो इस बहस में इनको काउंटर करने के लिए आप कोई प्लान ही बता देते सर। आप 2 दिन से बहस हो रही तथ्यों है। को जानिए, ये तथ्य कैसे होते हैं, सुनिए बात को जी। इसमें क्या होता है, जो रेलवे है वो जनता की है, वो रेलवे किसी और की नहीं है जी। रेलवे ट्रैक के ऊपर झुग्गियां हैं या कहीं भी झुग्गी हैं, उसके लिए रेलवे को अगर किसी को शिफ्ट करना होता है तो वो उसके लिए जो शिफ्टिंग जो एजेंसी है, चाहे वो दूषित हो, चाहे वो एमसीडी हो, कोई हो, उसको फंड्स देती है जी। इस मामले में रेलवे ने उनको 11 करोड़ रुपए इसलिए दिए थे कि भाई उनको शिफ्टिंग करो। और सबसे बड़ी बात, एक समस्या समझ लीजिए, दिल्ली में अब शिफ्टिंग के लिए जगह नहीं है। केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी की सरकार जगह ढूंढ ढूंढ के लाए कि भाई ये झुग्गियां नहीं कहां बस हटेगी ना सकती झुग्गियां? हैं। तो नहीं वहां है पर तो नहीं बसाया हटेगी जाएगा झुग्गियां। आपने कानून पास किया है कि जब तक पुनर्वास की तो व्यवस्था आप मेरी नहीं बात होगी, समझिए, झुग्गियां नहीं अगर वो हटेंगी। तो नहीं हटेंगी तो नहीं हटे ना। हाँ। किंतु उसके बाद रेलवे के ऊपर जो हाईकोर्ट का प्रेशर होगा, जो एनजीटी का प्रेशर होगा, उसका देखिए, क्या अग्रवाल हल साहब, निकलेगा, क्या आप ये बता इन सबको सकते बैठ हैं? के सोचना चाहिए जी अग्रवाल साहब, मैं आपसे जान रहा हूं कि विजय जी कह रहे हैं कि जो रेलवे है उसने दिल्ली पुलिस को बताया, डूशिप को बताया, अर्बन इंप्रूवमेंट बोर्ड को बताया, क्योंकि पैसा दिया था। लेकिन रेल मंत्री कह रहे हैं कि यह हमारी जमीन है, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया था, जिससे बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं सरकार के। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी सरकार में थी, ठीक है, आपकी पार्टी के दौर में दिल्ली कॉमनवेल्थ के समय, मैं नहीं बताना चाहता कि कितने 100 झुग्गियों को आप लोगों ने हटाया था। आप लोग तो एक्सपर्ट हैं इन झुग्गियों को हटाने बसाने में भी। मैं रवि जी एक बात बहुत साफ कह दूं, पहले तो आप कानूनी पेज समझ लीजिए इसका कि रेलवे में रेजोल्यूशन पास है कि कोई भी झुग्गी नहीं हटाई जाएगी जब तक उनको ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन नहीं दी जाएगी। दूसरा ये कायदा है कि रेलवे जहां भी ऑपरेशन करेगी जिस स्टेट में, उस स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेकर वो ऑपरेशन होगा और तब वहां पे कोई कार्रवाई होगी, वरना उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इन दोनों मामलों में इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। अब मुझे बड़ा ताज्जुब है दिल्ली भाई की बात के ऊपर। आप मालूम कर लें, जिस समय डिमोलिशन हो रहा था सत्येंद्र जैन वहां खड़े थे। अगर सत्येंद्र जैन वहां खड़े थे तो ये माना जाएगा कि ये जो डेमोलिशन हुआ है इसमें आप पार्टी का हिस्सेदारी है, वो भी शामिल थे उनको उजाड़ने के लिए। कुछ एक तथ्य शायद आप भूल गए, वो और देख लें। एक बच्चे की मौत होने के बावजूद वहां पे डिमोलिशन हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन लोग गए थे, क्या वो इंसान थे या कैसे लोग थे। दरिंदगी की हद है। बच्चे की मौत के बावजूद आपने वहां ऑपरेशन कर दिया। रुक जाते 24 घंटे, 48 घंटे रुक जाते। आप वायदे तो आपने बड़े बड़े करे, हम 2022 तक मकान बनाकर दे देंगे। लेकिन अगर 2022 तक मकान बनाना था तो रेल मंत्री को सीधा मुख्यमंत्री को फोन करते, मुख्यमंत्री सीधा रेल मंत्री को फोन करते कि साहब ये गलत हो रहा है, आप इसको रोकिए, हमारा चुनावी वायदा है, हम बेघर नहीं होने देंगे किसी झुग्गी वाले को। और मेरी एक और मांग है, आपके पास 36,000 मकान बने हैं जो हमारी सरकार ने अपने समय में बनाए थे झुग्गी वालों को शिफ्ट करने के लिए।
कानूनी पेश था उसमें, कोर्ट में चले गए थे, उसका वो फॉर्मुलेशन तय नहीं हो पाया। मैं ये कहता हूं कि आप सबसे पहले केजरीवाल साहब को ये अनाउंस करना था कि मैं 500 मकान अलॉट कर रहा हूं, कोई मना नहीं करता, कोई कोर्ट मना नहीं करती। लेकिन आज कोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी है और ये दोनों सरकारें कटघरे में खड़ी हैं, ये बच नहीं सकते इस गुना से। ये ठीक है, क्या हुआ था नहीं हुआ था, दिलीप आप आएंगे तो वो जवाब दे दीजिएगा जो जेपी अग्रवाल साहब ने कहा था। लेकिन मैं गौतम भान साहब को लाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने तो कहा ही था कि सभी पक्ष अब अपना अपना हलफनामा देंगे कि उसमें क्या कोऑर्डिनेशन था, तो बातें आधिकारिक तौर पर वहां आएंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पॉलिटिक्स से आप लोग स्लम के बारे में इतना अध्ययन करते रहते हैं, क्या हासिल हुआ? क्या ये सरकारें बता पा रही हैं कि हाँ इसके बाद हम ये करने जा रहे हैं रीसेटलमेंट को लेके, या वो जहां पर इन सीटू हैं जहां पर मौजूद हैं उसी में इंप्रूवमेंट को लेकर क्या हमें कुछ ऐसा आश्वासन मिल रहा है क्या? देखिए, बात यह है कि विवाद किस बात पे होना चाहिए। अभी हम कह रहे हैं कि विस्थापन में कितनी हिंसा जायज है। बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि एक घिनौना चेहरा सामने आया है, क्योंकि एक बच्चे की मृत्यु हुई। पर विस्थापन खुद एक हिंसा है। वो मौत होती ना होती तब भी वो बुरा था। तो हिंसा ये नहीं कि जाड़े में टूटना चाहिए कि नहीं, रात में टूटना चाहिए कि नहीं। जब बस्ती टूटती है तो आप 15 साल के जीवन को, 50 साल के जीवन को एक दिन में आप उसे हटा देते हैं। तो बात यह है कि पुनर्वास देना, पुनर्वास आप कहां देंगे? पुनर्वास आप देंगे 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, बवाना में, सावदा घेवड़ा में, रोहिणी के पास, रोजगार से दूर। बस्तियां बनती हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, रोजगार के पास बनती हैं, शहर के अंदर बनती हैं, शहर के बीच में बनती हैं, 50 किलोमीटर दूर नहीं बनती। हमारी बात जो हमेशा तक रही है कि हमारे ना सरकार में इतनी क्षमता है कि वो किफायती और कानूनी आवास बना सके, ना हमारे निजी क्षेत्र के बिल्डर में इतनी क्षमता है कि वो 1, 2 और 3 और 4 लाख की घर बना सके। तो बनता है, बसता है, बचता कौन है? लोग खुद अपने हाथों से 15 साल 20 साल लेके बस्तियां बनाते हैं। उनकी स्थानीय उन्नति करना बहुत जरूरी है, तोड़ने की बजाय। लेकिन अगर रेल मंत्रालय ये कहे कि वहां पर हमें उसका विस्तार करना है, अपनी रेल लाइनों का विस्तार करना है, देखिए, तो विस्तार और विकास की हर परिभाषा में होता है कि आप प्राथमिकता किसको देंगे। जब अगर दिल्ली में एक रेल लाइन है, अगर उसी को चौड़ी करनी है, रेलवे के पास अपनी जमीन है, तो रेलवे क्या करेगा? अगर रेलवे का भी इसमें पक्ष लाना चाहिए ना। बिल्कुल। तो हम विवाद करें कि अगर एक ही जमीन पे, और आपने शुरुआत में कहा था कि ज्यादातर बस्तियां सार्वजनिक जमीन पे ही हैं, सार्वजनिक जमीन पे हर जनता के हर हिस्से का हक बनता है। तो मतलब रेलवे वाली जनता का हक बनता है और बस्ती वाली जनता का हक बनता है। तो ये विवाद करें कि इस जमीन पे, इस जगह पे प्राथमिकता किसको दी जाए। अगर उस जगह पे रेलवे ट्रैक ही बनना है तो हम नियमित रूप पे पास 3 और 4 किलोमीटर की दूरी पे कहां जमीन ढूंढ सके। वसंत कुंज के मॉल के लिए जमीन निकल आती है, सैनिक फार्म बनाने के लिए जमीन निकल आती है, नए एयरपोर्ट और मेट्रो बनाने के लिए जमीन निकल आती है। सिर्फ बस्ती के सवाल पे हमें जमीन नहीं निकल आती। दिल्ली शहर में आप किसी भी जगह से पूछ लें, ये बात कहना कि जमीन खत्म हो चुकी है गलत है। अभी जो विजय जी ने कहा कि जमीन ही नहीं है, केजरीवाल कहां से बना के देंगे, क्या आप सहमत हैं? दिल्ली में जमीन बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये विवाद है कि जो जमीन आपके हाथ में है, आप उसको किस इस्तेमाल की तरफ लगाना चाहते हैं। फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, या वहां मॉल बनाना चाहते हैं। एक्सपेंशन और बिल्डरों के लिए जमीन आपको मिलती रहती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी बस्तियों की आबादी 20 से 25% आबादी 3 से 6% जमीन पे रहती है। 3 से 6%। हम एकड़ों और एकड़ों की बात नहीं कर रहे, हम शहर की 25% आबादी के लिए 10% जमीन की बात कर रहे हैं। विकास में अगर ये विवाद हम नहीं करेंगे, जमीन को इस्तेमाल करने का निश्चय चाहिए, जमीन ढूंढने की जरूरत नहीं है।